हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की एक और PSIR की महत्वपूर्ण वीडियो में। Now before proceeding towards today's video, I just wanted to let you know that to ensure a holistic and complete preparation for political science and international relations optional, we have brought to you our final batch for PSIR, जहाँ पे हम completely and thoroughly cover कराएंगे each and every aspect of the detailed syllabus, along with also practicing answer writing and also resolving any doubts that may arise in your preparation to ensure a successful journey towards clearing UPSC mains with PSIR optional. अब मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट सबसे पहले हमारे पास है हमारा विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती कोर्स है, वैल्यू फॉर मनी, जहाँ पे यू गेट ऑल द वीडियोस प्लस यू गेट द मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस जिनसे आप अपडेटेड रह सके। टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे हम प्रॉम्प्टली आपके जो डाउट्स हैं उन्हें रिजॉल्व कर सके, प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज मिनी टेस्ट एज वेल एज हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट। सेल्फ इवैल्यूएशन होगी यहाँ पे यूजिंग मॉडल आंसर्स की वीडियो सोल्यूशंस एंड PDFs। ऑलमोस्ट 12,000 का जो है आफ्टर डिस्काउंट कोर्स है। ये कूपन कोड जो है आपके पास अवेलेबल है लास्ट बैच। नेक्स्ट अप है हमारा विद इवैल्यूएशन कोर्स, अगेन द सेम कूपन कोड, अराउंड 18,000 का जो है ये आपको पड़ेगा द कोर्स, राइट। वीडियो लेक्चर्स हैं इसके अंदर, मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, टेस्ट हैं, मॉडल आंसर्स है, प्लस आपके आंसर्स को चेक किया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा फॉर एनी इम्प्रूवमेंट, ताकि आप वहीं के वहीं इसे कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मेंटरशिप कोर्स, जहाँ पे यू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स प्लस एक सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिलती है वाया टेलीफोनिक कॉल्स, राइट। तो ये आपको कम्प्लीटली गाइड कर सकते हैं एकेडमिक या आपके जो फर्दर कुछ और डाउट्स हो, प्रैक्टिस को लेके, एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, स्ट्रेटिजिक डाउट्स हो, उनको जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। ये ऑलमोस्ट 22,000 का कोर्स पड़ेगा आपको आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कूपन ऑफ लास्ट बैच, राइट। तो इफ़ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट अस ऑन sleepy.classes@gmail.com या दिए गए नंबर। Now the next thing that we pick up is महात्मा गांधी, right? नाउ ये जो महात्मा गांधी का सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट हम यहाँ पे करेंगे, ये आपने रिलेट करना है टू आइडियोलॉजीज़ के अंदर। हम ऑलरेडी गांधी के जो कुछ एस्पेक्ट्स कर चुके हैं, राइट। तो वहाँ पे भी टॉक्ड अबाउट गांधी, उनके एस्पेक्ट्स ऑफ एथिक्स, रिलीजन, हाउ ऑल ऑफ दिस इज़ सो क्रूशल फॉर हिम टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम गांधी की बात करें, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के ट्रेडिशन में गांधी कैन ऑलमोस्ट बी कंपेयर्ड टू प्लेटो in terms of the dimension of the thought, ठीक है, डायमेंशन ऑफ द थॉट। हाउएवर बोथ इन टर्म्स ऑफ कंसिडरिंग प्लेटो को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी माना जाता है, MK गांधी ऑब्वियसली के मच लेटर। साथ ही में द डायरेक्शन दैट प्लेटो टेक्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, जहाँ पे पूरी पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है सेंट्रलाइज हो गई थी विद द फिलोसोफर किंग, महात्मा गांधी इनफैक्ट कंप्लीटली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इनके सिमिलैरिटीज़ ब्रॉडली कहाँ पे निकल के आती हैं? सिमिलैरिटीज़ निकल के आती हैं फर्स्टली इन द रेंज ऑफ थॉट एज इन कि हर चीज़ के बारे में इन्होंने बात की है, राइट। कि इनके लिए पॉलिटिक्स जो है एक स्टैंड अलोन कॉन्सेप्ट नहीं था कि अगर हमने पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल थॉट की बात करनी है, सो पावर रिलेशंस, गवर्नमेंट, दैट इज ऑल दैट वी विल बी फोकसिंग ऑन। नहीं, just like Plato, Gandhi also understood कि politics, political thought, political institutions are all located in a certain context, ठीक है। चाहे वो आपका social context हो, आपका economic context हो, आपका moral और ethical context हो, और ये context ही जो है आपके politics और political thinking को जो है influence करता है, ठीक है। So much like Plato, जिनकी शुरुआत होती है, again Plato looks at human beings, human nature, what is so specific in human nature, ठीक है, the ideas of elements of soul, the importance of ethics, right, and किस तरह से ये सब बनता है in politics, right। साथ ही में हमने देखा था प्लेटो एंड प्लेटो की very importantly his treatise on the entire idea of education, स्टेट को किस तरह से जो है बेहतर बनाना है, स्टेट का काम क्या होना चाहिए, राइट, विच वॉज रिलेटेड टू, चाहे फिलोसोफर किंग के पास पावर थी, हमने एक चीज़ वेरी इंपॉर्टेंटली फिलोसोफर किंग में क्या की
किया था, that this was a person who was not driven by selfish needs, right? He was a person who was driven for the welfare of the entire community, right? Similarly, गांधी के अंदर भी हमको ये एक range of thought देखने को मिलता है, wherein he talks about ethics, the necessary role जो religion निभाता है in imparting ethics and morality to politics. Like similarly, ये बात करते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ किस तरह से आपने इनजस्टिस को फाइट करना है, द आइडिया ऑफ ट्रूथ, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अहिंसा की बात करते हैं, अगर हम सत्याग्रह की बात करते हैं, जिसके अंदर वर्ड सत्य ही मीन्स क्या, ट्रूथ, द आइडिया ऑफ परस्यूट ऑफ द अल्टीमेट ट्रूथ, और ये जो है आपको हेल्प करेगा इन फाइटिंग योर ओप्रेसर्स एंड इन इस्टेब्लिशिंग, जिसको वो समझते हैं स्वराज। स्वराज जो कि सिर्फ एक पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, बट एक ओवरऑल स्टेट ऑफ फ्रीडम है, जहाँ पे हर कोई जो है अपनी जो गॉडलीनेस है उनके अंदर से, उससे इन कनेक्ट है, एक एथिकल मॉरल बीइंग है जो कि पूरी कम्युनिटी के लिए जो है काम करता है। सो दिस आइडिया ऑफ बीइंग ओरिएंटेड टुवर्ड्स द कम्युनिटी, द आइडिया ऑफ एथिक्स बीइंग क्रूशियल फॉर पॉलिटिक्स, राइट? ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको प्लेटो में भी मिलती हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, गांधी जी का भी जो थॉट है उसके अंदर यू फाइंड अ वेरी इलेबोरेट स्कीम ऑफ एजुकेशन, जिसको उन्होंने नई तालीम बोला था, ठीक है? और ये आपने मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे, या आपने किया होगा, या आप करेंगे, ठीक है? तो ये नई तालीम भी जो है इज वॉज एज क्रिएटिव एंड एंटरप्राइज इन एजुकेशन जैसे कि प्लेटो की थ्योरी ने दी थी। वेरी इंपॉर्टेंटली, वन थिंग इंट्रिंसिक टू बोथ ऑफ देम वाज द आइडियलिज्म, जो कि इन दोनों के ही थॉट के अंदर हमको प्रिडोमिनेंटली देखने को मिलता है। तो एक तरह से अब मैं ये कंपैरिजन क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आपको समझ में आता है कि कितनी इम्पॉर्टेंट है गांधी जी का थॉट इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। साथ ही में 2019 जो थी was obviously the 150th birth anniversary of गांधी जी, ठीक है? सो कपल ऑफ ईयर्स हियर एंड देयर बहुत यूपीएससी को इम्पॉर्टेंट लगता है, राइट, कि उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। वैसे भी गांधी जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर, बट द फैक्ट कि 150th बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी, राइट, इट मेक्स गांधी एंड गांधीज थॉट इवन मोर क्रूशल व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर योर मेन्स, व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर योर PSI और ऑप्शनल, ठीक है? अब गांधी जी से ऑब्वियसली एवरी वंस बीन अक्वेंटेड, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप सोशल इश्यूज़ करते हैं वहाँ पे बहुत मेंशन होते हैं, अगर आप एथिक्स करते हैं वहाँ पे गांधी जी का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट सम ऑफ द मोस्ट फेमस कोट्स दैट वी एंड अप यूजिंग इवन इन एसे, अगर कोई और कोट ना आता हो, एक दो कोट्स तो ऐसे होते हैं, यू नो, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड एंड सो ऑन सो फोर्थ, आर थिंग्स दैट यू पिक्ड अप फ्रॉम गांधी जी, राइट? सो ही इज समवन, राइट, हु कैन बी फिक्स्ड एनीवेयर। कहीं पे भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, यू जस्ट प्लग गांधी जी एंड यू नो थिंग्स बिकम ऑलमोस्ट, यू नो, यू कैन कोट समवन, या कोई यहाँ पे जो है आपका हो सकता है एग्जैक्टली द वे इवन गवर्नमेंट्स डू, राइट? तो कहीं पे भी कोई भी शुरुआत से पहले यू ऑलवेज हैव टू पे सम होमेज टू गांधी जी, ठीक है? एंड दैट्स व्हाट मेक्स हिम, एंड that's why he was called the father of the nation, or title that was given to him by Bose, right? और ये आइडिया ऑफ बीइंग अ फादर ऑफ द नेशन अगेन आप रिलेट कर सकते हो टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रीक ऑफ थिंकिंग जो कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखी जाती है, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ पैटर्नलिज्म, है ना? हमने किया हुआ पैटर्नलिज्म। अर्थशास्त्र क्या बोलता है किंग को कि आपका राजधर्म है, यू हैव टू कंसिडर योर सब्जेक्ट्स जिनके ऊपर आप रूल कर रहे हैं ऑलमोस्ट लाइक योर चिल्ड्रन, राइट? सो जस्ट लाइक अ फादर इंश्योर्स द वेल बीइंग ऑफ हिज चिल्ड्रन, वैसे ही आपने इंश्योर करना है। बुद्धिस्ट थॉट में यही चीज़ जो है और आगे निकल के आती है। सिमिलरली गांधी जी के जो कुछ आइडियाज़ हैं, राइट, और गांधी जी की ये जो एसोसिएशन है, wherein Gandhi ji and his mass mobilization of people के through, Gandhi ji was regarded as a father figure for the entire national movement, right, wherein he was someone that everyone looked up to. So regardless of his opponents, regardless of his enemies,
regardless of whether they were his colleagues or just his followers, right? Gandhi ji was someone that most people had immense respect for, right? तो ये idea of paternalism यहाँ पे father of the nation के साथ भी जुड़ जाता है, जहाँ पे it's always seen as a father figure, father authority, जो कि समझा रहा है, सिखा रहा है अपने देशवासियों को how to lead a better life, how to get rid of this colonial master, how to establish a Swaraj which is just not limited to freeing your nation from colonialism, but also meaning कि आपकी जो सोसाइटी में evils हैं, आपकी जो इकोनॉमिक्स में एक्सप्लॉयटेशन है, उन सब से आपको छुटकारा मिल सके, right? So गांधी जी का इंट्रोडक्शन almost becomes, say, you don't require it because he is a person that you are so well acquainted with, उसके बारे में आप हर जगह जो है उनके बारे में इतना कुछ पढ़ते हैं, राइट? तो हमें पता है उन्हें जो है ये टाइटल दिया गया था ऑफ महात्मा, राइट? इट इज़ traditionally attributed to Rabindranath Tagore. However, 2012 में there was an RTI, very interesting anecdote, कि 2012 में एक RTI डाली गई थी by this activist who actually asked the National Archives of India कि किसने दिया था महात्मा का ये टाइटल टू गांधी जी, and the archives people actually said that there is no concrete evidence so as to state कि ये टाइटल उनको किसने दिया था. However, it has been attributed to Tagore, and गुजरात हाई कोर्ट का एक 2016 का एक एक्चुअली वर्डिक्ट है which was with regard to a राजकोट की लोकल बॉडी की एग्ज़ाम, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हम टेगोर को ही मानते हैं, राइट, कि उन्होंने ये टाइटल दिया था, एंड दैट्स व्हाट वी गोना स्टिक विद. तो इज कॉल्ड महात्मा फॉर अ रीजन. अगेन, महात्मा क्या होता है? महात्मा इज समवन हु इज लाइक हु इज अ सेंट, राइट, हु इज अ सेंट. एंड सेंटलीनेस की क्या आइडिया होता है? अगेन द आइडिया ऑफ बीइंग अनसेल्फिश, एन एट्रीब्यूट जो कि प्लेटो काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट करते हैं विद द फिलोसोफर किंग, एंड समवन हु इज डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द इंटायर कम्युनिटी, ऑफ द इंटायर ह्यूमैनिटी. ठीक है, उनके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं. सो दिस आइडिया ऑफ महात्मा वॉज देयरफॉर एसोसिएटेड विद गांधी जी. ठीक है, और यही आइडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन टर्म्स ऑफ कनेक्शन की अगर हम बात करें, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि देखिए, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम देयर वाज अ टग ऑफ वॉर. ठीक है, हमने औरबिंदो घोष के अंदर भी ये टग ऑफ वॉर देखी है, राइट? मॉडरेट्स वर ऑब्वियसली पीपल, राइट, who wanted to get piecemeal changes, and most of the moderates also came from rather upper echelons of the society. ठीक है, and because of their techniques, b their social background, their kind of educational backgrounds, they weren't really able to connect with the masses. Extremists के साथ भी क्या होता था? अब extremists के साथ obviously you make आप जो है you end up sacrificing your life, you have this big spectacle जहाँ पे आप बॉम्ब कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं अपने एनिमी को, कॉलोनाइजर को, तो ऑब्वियसली लोगों के दिल में आपके लिए जो है कुछ सिंपैथी आ जाती है, या फिर आपको अगर फांसी पे टंगा दी एक्सेट्रा, पीपल ऑब्वियसली एंड अप कनेक्टिंग विद यू. हाउएवर दिस कनेक्शन वाज रादर शॉर्ट लिव्ड. व्हाई? बिकॉज जब एक्सट्रीमिस्ट कोई वायलेंट एक्ट करते थे, वायलेंट एक्ट के बाद क्या होता था? या उनको जेल में डाल दिया जाता था या उनको फांसी सुना दी जाती थी. तो क्या होता था? उसके बाद जो एक इंटरिम पीरियड आ जाता था जहाँ पे ऑब्वियसली देयर वाज नो कनेक्शन व्हाटसोएवर, देयर वाज नथिंग हैपनिंग. तो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट दोनों ही एक लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस कनेक्ट नहीं बना पाए थे मासेस के साथ. साथ ही में एक्सट्रीमिस्ट के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, दैट देयर वर अ फ्यू इंडिविजुअल्स हु वर ऑब्वियसली एबल टू डू दीज थिंग्स. अब ये कहने का ये मतलब नहीं कि बाकी ब्रॉडली मासेस को इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए था, उनको भी चाहिए था, बट ऑब्वियसली जैसे कि हम बोलते हैं, अ लॉट ऑफ पीपल, राइट, अब यू नो द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ पीपल माइट फील अबाउट अ लॉट ऑफ इनजस्टिसेस जो कि दुनिया में हो रहे हैं, जो कि हमारे कंट्री में हो रहे हैं, बट यू नो पीपल देन गेट इन्वॉल्व इन अदर थिंग्स. उनको लगता है मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैंने उनकी देखभाल करनी है, मेरे को अरेस्ट हो गया तो मैं क्या करूँगा, मुझे हो गया तो व्हाट विल आई डू, राइट? सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंसर्न्स अ लॉट ऑफ पीपल डोंट एंड अप टेकिंग द एक्सट्रीमिस्ट पाथ, राइट? तो अब इसके कारण भी जो है देयर वाज अ सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट. मोर इम्पॉर्टेंटली एक और चीज़ जो हमने देखी है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री की देखी होगी, बिफोर द कमिंग ऑफ महात्मा गांधी, राइट, देयर वर लॉट ऑफ रीजनल लीडर्स, राइट? कुछ लीडर्स थे ऑब्वियसली जिनकी not across India, but in multiple regions there was a lot of fan following, but कोई pan India इतना बड़ा लीडर अभी तक emerge नहीं हुआ था, right? They were still regionally oriented, right? बंगाल से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, यूपी से, तमिलनाडु से, केरला से, तो रीजनल डिवाइड अभी भी बहुत ज़्यादा था. However, Gandhi emerges as a person who is able to connect with his masses because he understands the psyche of
मासेस। ठीक है, हमने गांधीइज्म में ह्यूमन नेचर के बारे में बात की। गांधी इन डेप्थ टॉक्स अबाउट ह्यूमन नेचर, राइट। अगर याद नहीं है प्लीज गो हैव अ लुक एट इट अगेन, राइट। एंड ही रियलाइजेस कि अगर हमने एक कंसिस्टेंट कनेक्ट बना के रखना है मासेस से, वी शुड हैव क्लैरिटी विद रिगार्ड टू हम उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, राइट। कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई मासेस अपना सब न्योछावर करके इसी में घुस जाएंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ही अंडरस्टैंड्स ह्यूमन नेचर एंड ही यूजेस दिस अंडरस्टैंडिंग in order to create a mass movement which for the first time spreads pan India, and Gandhi ji enjoys a sort of popularity which possibly no leader in the Indian national struggle had enjoyed before, right. So because of this reason, Gandhi becomes a huge threat to the colonial rule, b he enjoys a lot of moral heft, ठीक है, मॉरल पावर वो बहुत इंजॉय करते हैं। वाई? बिकॉज पीपल सी हिम एज अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग इंडिविजुअल, दे सी हिम एज समवन जो कि एक सिंपल लाइफ जी रहा है, जो कि वायलेंस में इंडल्ज नहीं कर रहा है, जो कि इज ऑलमोस्ट ट्राइंग टू टेल देम दैट इट्स नॉट द कॉलोनाइजर्स हु आर बैड, बट दिस इंटायर फिलोसफी ऑफ कॉलोनियलिज्म जो कि बुरी है, एंड सो वी हैव टू टीच द इंग्लिश टू बी बेटर पीपल, राइट। वी हैव टू टेल देम कि आप क्या गलती कर रहे हो, राइट। तो इन रीजंस के कारण गांधी जी और उनका जो कनेक्ट था विद दी ऑडियंसेस, एक तरह की जो रिस्पेक्ट वो एंजॉय करते थे इन द मासेस, दैट वाज ह्यूमंगस vis-a-vis a lot of other people, right। अब गांधी के जो थॉट हैं, obviously much like a lot of other thinkers, right, these thoughts जो हैं evolving रहे, right, over the course of time ये बन के आए, numerous influences थे इनके thought पे, however the way he tweaks them to suit the peculiar context and circumstances of India, that remains highly relevant। साथ ही में गांधी जी ने अपने थॉट्स जो है बहुत एक्सटेंसिवली बहुत जगहों पे एक्सप्रेस किए, राइट। ही स्टार्टेड दीज वेरियस वीकलीज, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स। You had Indian Opinion, you had Young India, you had Harijan, जहाँ पे वो कॉलम्स लिखते थे, जहाँ पे वो जो है आर्टिकल्स लिखते थे ऑन इश्यूज स्पैनिंग अक्रॉस अक्रॉस हॉराइजन। सो इकोनॉमिक्स पे, इशू ऑफ अनटचेबिलिटी पे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे, कम्युनलिज्म पे, हर चीज़ पे जो है ही हैड व्यूज विच वर पुट फॉरवर्ड। Apart from this, he also wrote a numerous texts, and very importantly, ये जो text है ना, they are written in an extremely easy readable language. So if you ever get the opportunity, right, maybe not during UPSC, but maybe अगर आपने mains लिख दिया and you get some time, between when you get time between interview and mains, it'll be really very thin text. It's not like कि बहुत मोटी किताबें हैं, right? Very readable, very lucid language, and very easy to connect with him and understand where he is coming from, right। So apart from उनकी खुद की autobiography जो कि उन्होंने लिखी, which was called Experiments of Truth, right, there's also the collected works of Mahatma Gandhi, there is his work on Panchayati Raj, there's his work on Satyagrah, there's work on Sarvodaya, and very importantly his work on Hind Swaraj, right। So there are commentaries, ईजी लैंग्वेज में है, क्या क्या वो सोचते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक समवन इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद यू। दे आर वेरी कॉन्वर्सेशनल टेक्स्ट, जैसे कि आपके सामने बैठ के आपको समझा रहा है व्हाई इज इट दैट आई फील दिस वे। सो इट बिकम्स वेरी ईजी टू इवन अंडरस्टैंड दिस टेक्स्ट एंड अंडरस्टैंड वेयर महात्मा गांधी इज कमिंग फ्रॉम। ठीक है, अब यहीं से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि गांधी जी की जो एक्सटेंसिव thoughts थी, whether it was to do with religion and politics, whether it was to do with Swaraj, whether it was to do with Sarvodaya, whether it was to do with trusteeship, bread labor, ठीक है, सत्याग्रह, ये सारी चीजें निकल के कहाँ से आई, राइट। अब गांधी जी की बायोग्राफी एक तरह से सबको पता है, वी नो दैट ही ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ रादर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड, ठीक है, जो गांधी जी थे, राइट। सो अब ये जो थॉट प्रोसेस था टू बी एबल टू कनेक्ट विद मासेस, हाउ डिड यू डिवाइस दीज टूल्स, हाउ आर यू एबल टू डिस्टिंग्विश योर सेल्फ, राइट, फ्रॉम अदर लीडर्स जो कि अभी भी इंडिया में प्रोमिनेंट थे, जो कि कब से काम करते आ रहे थे, राइट। सो वी नो दैट ही वाज बोर्न टू अ हिंदू फैमिली इन गुजरात, ठीक है, एंड इनकी जो फैमिली थी ऑब्वियसली वो भी जो है he comes from what you call the Vaishya Varna, which is almost like a Banya clan, so they were very enterprising एक
कम्युनिटी थी, ठीक है। और पोरबंदर जो कि गुजरात में है, ये वहाँ से आते थे। एंड इन फैक्ट हिज ओन फादर वाज द दीवान, एक तरह से चीफ मिनिस्टर ऑफ द पोरबंदर स्टेट, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्री एजुकेशन ली, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की, राइट। एंड उसके बाद जो है जो मोहनदास थे, राइट, उन्होंने आगे चल के लंदन में जो है ऑब्वियसली अपनी पढ़ाई की, राइट। सो यू आर बीइंग सेंट टू लंदन, वहाँ पे आप जो है लॉ कर रहे हैं, एंड यू रियलाइज दैट ऑब्वियसली मतलब इतने प्रिविलेजेस से अगर आप आ रहे हैं तो देयर इज ऑब्वियसली यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू नो वेयर यू आर डूइंग एंड यू कैन डू वंडर्स इन योर लाइफ, राइट। अब क्या होता है, वहीं अपना लॉ करने के बाद वो रियलाइज करते हैं ही इंडिया में उनका काम चल नहीं रहा था, सो व्हाट ही डज इज ही मूव्स टू साउथ अफ्रीका। 1893 में वहाँ पे एक इंडियन मर्चेंट थे, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। इनफैक्ट फॉर 21 ईयर्स, मतलब जितनी उनकी एक तरह से यूथ था, राइट, he spends that entire time in South Africa. So unlike a lot of leaders, like imagine a Bhagat Singh who was so young when he started, you have Gandhi coming in back to India in 1915 only when he was 45, ठीक है। सो अपनी एक मिडिल एज में अब वो वापस आ रहे हैं, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब इस टाइम तक उनको एक्सपीरियंस भी बहुत हो गया, ही इज़ रियलाइज व्हाट लाइफ इज, एंड नाउ फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस ही इज एबल टू टेक अप द चैलेंजेस दैट इंडिया वाज फेसिंग। साथ ही में थ्रू आउट हिज यूथ उनको बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस भी आए थे, और इन इन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे उन सब के थॉट्स जो हैं उन्होंने अपने अंदर एक तरह से इनग्रेन कर लिए थे। सबसे पहले तो जो उनकी मदर थी पुतली बाई, हु वाज अ वेरी रिलीजियस वुमन, राइट। सो वी रियलाइज दैट ही वाज बोर्न टू अ हिंदू फैमिली, एक बेसिकली अ वैष्णव फैमिली जो होती है, राइट। वैष्णव फैमिली इज बेसिकली विष्णुइज्म और विष्णु के जो वेरियस अवतार्स हैं वो उनमें बिलीव करते हैं। तो ये जो है प्रणामी वैष्णविज्म जो है वहाँ से निकल के आए थे, जो कि बेसिकली कृष्ण जो है उनके अंदर काफ़ी विश्वास रखते हैं। गुजरात में वी नो दैट कृष्ण हैपेंस टू बी अ वेरी प्रिडोमिनेंट डेटी, ठीक है। सो शुरुआत में ही इनकी मदर जो कि बहुत रिलीजियस वुमेन थी, एज वेल एज द रिलीजन दैट ही वाज बोर्न इनटू एंड द सेक्ट दैट ही वाज बोर्न इनटू, उससे इनका जो है काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया, राइट। सो इनफैक्ट इनकी इन्फ्लुएंसेस जो थे, बिकॉज ही ही स्टेड इन गुजरात, देन ही मूव टू लंदन, देन ही मूव टू साउथ अफ्रीका, दे केम फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, राइट। जब पूरी इनकी गुजराती अपब्रिंगिंग थी, तो इंडिया के जो सिविलाइजेशनल रिसोर्सेज थे इन टर्म्स ऑफ इंडिया की रिलीजन, सेक्रेड टेक्स्ट, हिस्ट्री, इन सब से जो है उनको इन्फ्लुएंसेस आए। साथ ही साथ में जैसे जैसे बड़े होते गए, इनके लॉ के टाइम पे इन्होंने जो किताबें पढ़ी, साउथ अफ्रीका में इनके स्ट्रगल्स के टाइम पे जो इन्होंने किताबें पढ़ी, अदर पीपल दैट ही मेट थ्रू आउट दिस टाइम, उन सब ने जो भी जो है इनके थॉट प्रोसेस को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, राइट। तो शुरुआत में जैसे कि हमने बात की, गुजरात इज ऑब्वियसली द प्लेस जहाँ पे वैष्णविज्म एंड जैनिज्म दोनों ही काफ़ी प्रिडोमिनेंटली पाए जाते हैं। तो इन सब से ही वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, एंड दिस इज़ वेरी अंडरस्टूड दैट हाउ रिलीजन, you have to understand religion in a particular context. So religion, rather than being separatist or communal or discriminatory, is something which teaches you to be tolerant, which teaches you to be respectful towards other people and other communities, right। तो उन्होंने बोला कि ये जो है ये ट्रू इसेंस ऑफ रिलीजन है। रिलीजन आपको सिखाता है कि किस तरह से आपने एक एथिकल एंड मॉरल कंडक्ट जो है उसको स्टिक करना है, राइट। सो ऑल दीज पॉजिटिव आइडियाज जो कि रिलीजन से आके निकल सकते थे, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। अगेन ही वॉज समवन हु वॉज एक्सट्रीमली वेल रेड, तो प्लेटो से हम कंपैरिजन करते हैं। इनफैक्ट ही वॉज समवन हुड ऑल्सो रेड प्लेटो एंड प्लेटोज रिपब्लिक, एंड ही ट्रांसलेटेड इट इनटू गुजराती। सो सच अ मैग्नम ओपस ऑफ पॉलिटिकल थॉट, उन्होंने उसको गुजराती में ट्रांसलेट किया। इसके बाद गांधी जी ने खुद ही बोला था कि देर आर वेरियस पीपल जिन्होंने जो है मेरे को इन्फ्लुएंस किया है, एंड ही टॉक्स अबाउट 3 मॉडर्न्स, राइट। ही टॉक्स अबाउट 3 पीपल हु इन्फ्लुएंस्ड हिम a lot throughout his life, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि इन माई इंटायर जर्नी मुझे एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस जिनसे आया वॉज श्री
रेचंद भाई। श्री रेचंद भाई जो है इनको श्रीमद राजचंद्र भी जो है बुलाया जाता है। एंड अगेन ही वॉज अ जैन मिस्टिक, फिलोसोफर, स्कॉलर, रिफॉर्मर, सो ऑन सो फोर्थ, राइट, ये सब थे। इनफैक्ट ये जो है इन्होंने जैनिज्म की काफ़ी टीचिंग्स जो है गांधी जी को इम्पार्ट की थी। एंड गांधी जी इनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस जो कि इन्होंने गांधी जी के ऊपर जताया था, राइट। सो व्हेन ही गेट्स बैक, वन ऑफ द प्रिडोमिनेंट पीपल जिनका इन्फ्लुएंस आता है गांधी जी पे, दैट इज फ्रॉम रेचंद भाई, ठीक है, जिनको मानते थे दैट ही इज एन एग्जाम्पलर ऑफ हाउ यू लिव योर लाइफ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा जो है सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ गेयर्ड अप हैं, राइट। इनफैक्ट उनकी जो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, वहाँ पे उन्होंने श्रीमद राजचंद्र को अपना गाइड एंड हेल्पर बुलाया। उन्होंने बोला वेन एवर आई वॉज रॉट विद एनी काइंड ऑफ स्पिरिचुअल क्राइसिस, राइट, ही वॉज समवन हु वॉज वेरी पेशेंट एंड थ्रू हिंदुइज्म की डीप थॉट, और मुझे हिंदुइज्म सिखा के उन्होंने मुझे ये नॉन वायलेंस की जो फिलॉसफी है विच इज़ इनग्रेन्ड इन हिंदुइज्म, उससे जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर बनाया, राइट। सो ही वॉज one of the first early influences in the life of Mahatma Gandhi. Then इसके बाद Leo Tolstoy, the great Russian novelist, right, he was again someone जिन्होंने गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। अगेन टॉल्स्टॉय एंड गांधी जी के भी बीच में बहुत सारी लेटर की कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, राइट। टॉल्स्टॉय की पर्टिकुलरली जो किताब थी विच वॉज कॉल्ड द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, राइट, उससे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे और काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट आया था। इनफैक्ट इफ़ यू विल रिमेंबर, अगेन दिस इज समथिंग विच यू शुड हैव रेड इन, कि 1910 में जो पहला आश्रम गांधी जी द्वारा सेटअप किया गया था इन साउथ अफ्रीका, दैट वाज इन फैक्ट कॉल्ड द टोल्स्टॉय आश्रम और द टोल्स्टॉय फार्म। सो यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस दैट टोल्स्टॉय हैड ऑन गांधी। एक और इंसान जिनका काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखा जाता है गांधी जी पे, दैट वाज जॉन रस्किन, एंड उनकी जो किताब थी अनटू दिस लास्ट। सो कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्वोदय जब हम पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रेड लेबर जब हम पढ़ेंगे, इन सब पे ही रस्किन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया था गांधी जी पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन ऑफ हिज इनिशियल पोलिटिकल मेंटर्स जब वो वापस आए थे वॉज द ग्रेट मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भी जो है उनके थॉट प्रोसेस को बहुत इन्फ्लुएंस किया था। इनफैक्ट गोखले was someone who told him that before you venture into politics and mass mobilization, you understand India. तो उनके कहने पे ही actually toured India and he said that's how you will relate to India and relate to the people of India. Apart from this, भगवत गीता जो गीता है, right, that was something जो कि एक बहुत credible influence था गांधी जी पे, and along with this क्रिश्चियनिटी, राइट। सो दिस इज समथिंग विच मेक्स यू बिलीव कि मल्टीपल रिलीजन से जो है वो सोर्स कर रहे थे अपने जो इन्फ्लुएंस थे, राइट। क्रिश्चियनिटी में बाइबल जो है, स्पेशली द न्यू टेस्टामेंट एज वेल एज द सर्मन ऑन द माउंट, उससे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे गांधी जी एंड उनके जो थॉट्स थे, राइट। सो दीज आर द मेन इन्फ्लुएंसेस जो कि हम देखते हैं गांधी जी पे। सो वी रियलाइज कि कितने ही डाइवर्स हैं और इन डाइवर्स एलिमेंट्स को किस तरह से इनग्रेन एंड बाइंड करते हैं गांधी जी अपने थॉट में, अपने सोशल एंड पोलिटिकल beliefs में. Now the first concept that we pick up is obviously something that Gandhi ji is most known for, which is ahimsa. Ahimsa जिसको हम इंग्लिश में loosely translate करते हैं as something called non-violence, right? So this was basically the essence of Gandhi's thought, right? कि one thing that Gandhi ji was obviously instantly when we think of Gandhi ji we think of अहिंसा. भिक्खू पारेख कहते हैं कि गांधी जी के लिए जो नॉन वायलेंस थी, अहिंसा थी, दिस वाज एन एक्सट्रीमली ब्रॉड कॉन्सेप्ट. ठीक है, ये बोलते हैं ये इसके अंदर भिक्खू पारेख कहते हैं गांधी जी के लिए अहिंसा का दोनों ही एक पैसिव एज वेल एज एक्टिव फॉर्म था. पैसिव फॉर्म क्या है या नेगेटिव फॉर्म जिसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ रिस्ट्रेनिंग योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग, वो क्या है? ऑब्वियसली द मोस्ट commonly understood meaning of ahimsa या non-violence कि not harming others, not destroying anything, right, not injuring any living being or animals or environment. ठीक है, तो ये क्या है? ये एक passive aspect हो गया. Active aspect क्या हो गया? जब you don't just stop yourself from
अवॉइडिंग हार्म और अवॉइडिंग इंजरी, राइट. एंड इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे इंजरी का मतलब इज नॉट जस्ट फिजिकल हार्म बट ऑल्सो मेंटल इमोशनल हार्म. ठीक है, कि मैं फिजिकली चाहे किसी को हार्म नहीं कर रही बट आई एम पुटिंग एक्सेसिव प्रेशर ऑन देम, या आई एम बीइंग वेरी मीन टू देम, और आई एम बुलिंग देम, और आई लुक डाउन ऑन देम. ये भी जो है आर अ फॉर्म ऑफ injuring people, right, are a form of injuring living beings, right. Similarly, environmental degradation is also a form of harming the entire environment, right. So this was something that was entirely rejected by Gandhi ji, but he said that the buck does not stop here, right. You have to go one step ahead. You have to try not just harming other living beings, but आपने एक attempt करना है उनकी life को और बेहतर बनाना, उनकी well being को और promote करना, right. उन अपनी love और charity की भावना से उनकी लाइफ को और इनरिच करना, राइट. सो अहिंसा जो है सिर्फ नॉन इंजरी नॉन वायलेंस फिजिकली पे जो है स्टॉप नहीं होता था, बट इट एक्चुअली मेंट इन एक्टिव शोकेसिंग ऑफ लव एंड चैरिटी, ताकि जो लोग हैं आपके आसपास, जो इन्वायरमेंट है आपके आसपास, जो कॉन्टेक्स्ट है आपके आसपास, उसमें और बेहतरी हो सके, सो दैट यू एंड अप एनरिचिंग लाइव्स ऑफ दोज अराउंड यू. ठीक है. इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू ने ही ये आइडिया जो है और आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि ये जो नॉन वायलेंस, ये जो अहिंसा प्रैक्टिस करते थे गांधी जी, ये क्या है, एक पॉजिटिव एंड डायनामिक मेथड ऑफ एक्शन है, राइट. इसका मतलब क्या है कि अगर तो हम नॉन इंजरी करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि देखिए मैं किसी पे हार्म नहीं करता, क्या होता है, इट बिकम्स एक्सट्रीमली स्टैटिक के बेसिकली उसके साथ एक थोड़ा सा वो भी हो जाता है, वेरी इंडिविजुअलिस्टिक कॉन्टेक्स्ट वो बन जाता है कि देखिए एज लॉन्ग एज आई एम नॉट हार्मिंग एनीवन, राइट, मैं किसी को फिजिकली नहीं हार्म कर रहा, मैं किसी को कोई इंजरी नहीं कॉज कर रहा, आई एम गुड इनफ, राइट. बट वो क्या हो जाता है, वहां पे आपकी एक रोक आ गई, यू आंट, अब वो एक इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट आ गया. ऑब्वियसली यू आंट वर्सनिंग द सिचुएशन ऑफ अदर्स बट यू आंट इम्प्रूविंग इट ईदर. तो इसलिए नेहरू कहते हैं बाय एडिंग एन एक्टिव कॉन्सेप्ट टू अहिंसा, उन्होंने नॉन वायलेंस को एक डायनामिक मेथड बना दिया, जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नॉन इंजरी पे नहीं रुकती थी, बट इट यूज टू गो अ स्टेप अहेड, जहां पे आपका क्या काम है, इट इज मोर एक्शन ओरिएंटेड. यू आर ट्राइंग टू नाउ बेटर द लाइव्स ऑफ दोज अराउंड यू. तो आप स्टेटस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एज थिंग्स अराउंड यू जैसी हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. यू वॉन्ट टू चेंज थिंग्स फॉर द बेटर, यू वॉन्ट टू इम्प्रूव their life, you want to promote their well-being, you want to make this world a better place to live in. तो हम बोलते हैं ना the famous quote of be the change you want to see in the world, right. So you have to change the world, and how do you change the world? By not just saying कि हाँ जी मैं तो किसी की मैं किसी को हार्म नहीं कर रहा, मैं किसी की जो है दुख नहीं पहुंचा रहा, तो मेरा काम हो गया. नहीं, यहाँ पे काम नहीं रुका. आप पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दूसरों की लाइफ बेहतर बनाएं और इम्प्रूव करें, इस वर्ल्ड को और बेहतर बनाएं. एंड नेहरू सेज दिस वाज द मोस्ट स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ अहिंसा और नॉन वायलेंस विच गांधी जी प्रीच्ड. ठीक है. और यही जो अहिंसा है, यही जो नॉन वायलेंस है इन इट्स पॉजिटिव डायनामिक सेंस, अकॉर्डिंग टू गांधी इट वाज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट मॉरल वर्चूज. वाई? बिकॉज अब जब आप किसी को इंजरी नहीं कॉज कर रहे हो और आप जेन्युइनली दूसरों की लाइफ जो है बेहतर बनाना चाहते हो, इट अंडरलाइंस कि आप खुद कितने अनसेल्फिश हो. राइट. वरना माई फोकस शुड बी ऑन मेकिंग माई लाइफ बेटर, राइट. वरना मेरे को जो है एक जीरो सम गेम लगना चाहिए हर चीज. जीरो सम गेम क्या होता है, दैट इफ आई एम इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ अदर्स इट इज एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग एल्स. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से, अगर इफ आई अर्न से ₹1000 एवरी डे एंड मेरा जो नेबर है उसकी नौकरी चली गई है, उसकी हालत बुरे हैं, राइट, आई एंड अप गिविंग ₹100 टू हिम, राइट. ना जीरो सम गेम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, जीरो सम गेम बेसिकली आपको कहेगी दैट नाउ यू आर ₹100 पुअरर, राइट. यू आर एबल टू बेनिफिट योर नेबर एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग आउट ऑन समथिंग योर सेल्फ. ऑन द अदर हैंड, Gandhi will be someone who would be an advocate of sum game. Sum game क्या होती है, और the idea of absolute benefit क्या होता है कि अब मैंने ₹1000 दे दिए, 1000 में से ₹100 दे दिए, मे बी मैं इस बार एक शर्ट कम खरीदूंगी या एक मील बाहर से कम करूंगी, बट क्या हुआ, आई एंडेड अप सीइंग हैप्पीनेस ऑन माई नेबर्स फेस. द फैक्ट दैट ही वॉज एबल टू फीड हिज फैमिली, द फैक्ट दैट ही वॉज एबल टू मे बी अपने बच्चे के स्कूल की उस फीस दे सकता था. सो द काइंड ऑफ happiness, the kind of positivity, the kind of well-being that now I have done
will give me and will lead to the happiness of the entire community, which is much more important than just selfish pursuits and following my own gains. नहीं तो बोलते हैं ये जो है सच्चाई है, this is the form of ultimate truth that you should be following based on अहिंसा. कि अब ट्रूथ गांधी जी खुद बोलते थे, गांधी जी कहते हैं मैं ये नहीं क्लेम करता कि मेरे को ट्रूथ पता है, I also don't know what truth is, but I know one thing कि अगर मैंने ये अल्टीमेट ट्रूथ पानी है, अगर मैंने ये जिसको प्लेटो नॉलेज का आइडिया बोलते थे, अगर मुझे उसके पाथ पे जाना है तो वो पाथ क्या है, वो अहिंसा का पाथ है, वो नॉन वायलेंस का पाथ है, राइट. वो ये पाथ है जो कि अनसेल्फिश है, जो कि दूसरों की सेवा के लिए जो है जुटा हुआ है, राइट. ये पॉजिटिव नॉन वायलेंट पाथ इज व्हाट विल लीड मी टू द अल्टीमेट ट्रूथ. ठीक है. साथ ही में एक और चीज़ वो बोलते देखिए, अब हमने बात की थी ना, हमने बात की बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे एरिस्टोटल, हैना अरेंट, इन सब ने क्या बोला था कि देखिए स्पीच इज समथिंग विच इज पेक्यूलियर टू ह्यूमन बींग्स, राइट. स्पीच इज समथिंग, लैंग्वेज इज समथिंग जो कि ह्यूमन बींग्स के पास है. एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स के अंदर ग्रंट्स है, रोर्स हैं, मोन्स हैं, जिनसे पता लग जाता है कि हाँ जी ब्रॉडली उनका मूड क्या है. बट एनिमल्स के अंदर ऑब्वियसली वो क्षमता नहीं है जहाँ पे वो अपने कॉम्प्लेक्स थॉट्स को आगे रख सकें, राइट. अपने आइडियाज एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकें, राइट. इट इज स्पीच विद एरिस्टोटल एंड अरेंट बोथ क्लेम इज व्हाट मेक्स अ पीसफुल सोसाइटी पॉसिबल. और गांधी क्या बोलते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि जो नॉन वायलेंस है, ये जो पॉजिटिव अहिंसा है, इट इज समथिंग जो कि एनिमल किंगडम में नहीं पाई जाती. वहां पे क्या है, इट इज द माइटियर हु विल बी ईटिंग द वीकर. ठीक है. अगर ऐसा नहीं होगा तो एनिमल किंगडम आगे ही नहीं बढ़ेगा. तो डियर जो है घास खाएगा, डियर को शेर खाएगा, शेर को मे बी आगे किसी लड़ाई के टाइम पे मे बी अ बंच ऑफ एलिफेंट्स माइट एंड अप ट्रैम्पलिंग दैट लायन. उसकी जो डिकेड बॉडी है वो आगे सॉइल के अंदर चली जाएगी, विच विल प्रमोट ग्रासेस ग्रोइंग, विच विल अगेन फीड द डियर एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट. सो एनिमल किंगडम इज ऑब्वियसली अ वेरी वायलेंस प्रोन रीजन, राइट. सो ये अहिंसा जो है, गांधी जी का मानना था that this is something which is particularly available to the world of humans. अगेन यहाँ पे भी आप जो है रिलेट कर सकते हैं. what makes peace possible, what makes positive non violence possible is the fact कि लोग बोल सकते हैं, लोगों के अंदर लैंग्वेज की एबिलिटी है, लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करके सुलझा सकते हैं मामले, दूसरे को बता सकते हैं कि हम जो है आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, वी वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर यू, राइट. तो अहिंसा इज समथिंग विच इज पेक्यूलियर टू द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस. एंड अगेन ये ह्यूमन बींग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब यू कांट एक्सपेक्ट एनिमल्स टू बी नॉन वायलेंट टूवर्ड्स you or peaceful towards you or want your welfare. Why? Because animals do not have that ability, but human beings में है, राइट. तो तभी हम ये कंजर्वेशन के एफर्ट्स चलाते हैं. वी वांट टू कंजर्व एंडेंजर्ड स्पीशीज, वी वांट टू रिवाइव एक्सटिंक्ट स्पीशीज, वी वांट टू सेफगार्ड द एनवायरनमेंट, वी वांट टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, वी वांट टू कंट्रोल पोल्यूशन, राइट. वी वांट टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन. क्यों? बिकॉज वी अंडरस्टैंड, ये ह्यूमन बींग्स के अंदर अंडरस्टैंडिंग है दैट हाउ दिस इंटायर वर्ल्ड इज नेसेसरी फॉर आवरसेल्व्स एज वर्ल्ड, एंड कितना सिम्प्टोमैटिक, कितना सिम्बियोटिक है ये पूरा वर्ल्ड, कितना इंटरडिपेंडेंट है ये पूरा वर्ल्ड, wherein our welfare is connected to the welfare of this entire world surrounding us, right. तो ये जो अहिंसा थी, this was seen as being an essential part of गांधी जी का मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आती है, चाहे वो दो नेबर्स के बीच में हो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स के बीच में हो, चाहे वो दो स्टेट्स के बीच में हो, जिस मर्जी के बीच में हो, अहिंसा इज द पाथ जहाँ पे आप कॉन्वर्सेशन करके, एक दूसरे के साथ आइडियाज एक्सचेंज करके, एक दूसरे के साथ पेशेंटली बात करके कोई भी चीज जो है सुलझा सकते हैं, राइट. सो नॉन वायलेंस इज समथिंग विच enabling people to be more loving, to be more charitable, to be more concerned about the welfare of those अराउंड हिम और हर. ठीक है. पार्थो चैटर्जी भी जो है एनालाइज करते हैं इस अहिंसा के कॉन्सेप्ट को, जो कि एक बेसिक प्रीसेप्ट आगे रखा था गांधी जी ने, और वो कहते हैं ये जो अहिंसा या नॉन वायलेंस थी, ये एक ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल था, नॉट ओनली फॉर द सोसाइटी बट ऑल्सो फॉर पॉलिटिक्स. ठीक है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसके तरफ इतने लोग अट्रैक्ट क्यों हुए? बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम जितने भी अदर कंसेप्शंस ऑफ पावर थे जो कि प्रेजेंट थे तब, जो कि in some way or the other were perpetuating violence. Why?
बिकॉज तब क्या हम समझते थे पॉलिटिक्स, अब आप फॉर्म देखिए इन द फॉर्म ऑफ कलोनियल पॉलिटिक्स, कि एक कलोनियल मास्टर आया, उन्होंने जो है आके कब्जा किया टेरिटरी पे, उस टेरिटरी को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके मासेस को वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं और उनके ऊपर रूल कर रहे हैं। देन पावर पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी, पार्टीज एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं टू बी एबल टू गेट मोर वोट्स, ठीक है। पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी, राइट, जो देशों के बीच में लड़ाई हो रही थी, वेदर इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू, एंड इवन लेटर विच इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ द कोल्ड वॉर, राइट। हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से पॉलिटिक्स एज इट वॉज प्रीडोमिनेंटली कंसीव्ड ऑफ वॉज अ वेरी वायलेंट साइंस, ठीक है। अब इसके अगेंस्ट अहिंसा क्या बोलता है कि पॉलिटिक्स इज एक्चुअली नॉन वायलेंट, ठीक है। पॉलिटिक्स इज समथिंग विच लीड्स टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल, द सब्जेक्ट्स एज वेल, ऑल्सो इसके साथ ही साथ में नॉट जस्ट द पीपल दैट जो कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, बट साथ ही में अगर आपके कोई एडवर्सरी हैं, अगर जिनके साथ आपके कोई कॉम्पिटिशन हो रहा है, यू डोंट विश इल अपॉन देम एज वेल, राइट। तो ये जो है पॉलिटिक्स का आइडिया विच वॉज बेस्ड ऑन अहिंसा वॉज एक्सट्रीमली इंक्लूसिव, वेरी पीसफुल, वेरी टॉलरेंट एंड वेरी चैरिटेबल, ठीक है। अब इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण इट गेव गांधी जी अ काइंड ऑफ मॉरल फोर्स लाइक नो अदर। वाई? बिकॉज सडनली यू हैड अ पर्सन हु वाजंट सेइंग कि अरे इनके ऊपर गोलियां चलाओ, बॉम्ब प्लांट करो, बट समवन हु वाज सेइंग दैट मेक देम अवेयर ऑफ देयर ओन फॉल्ट्स, ऑफ देयर ओन फ्लॉज, ऑफ देयर ओन शॉर्टकमिंग्स, कि दूसरों को रिप्रेस करके आप ह्यूमैनिटी को ही खुद कैसे डिनाई कर रहे हो, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता था that it led to opposition leaders also having some sort of respect for him, क्योंकि उनको लगता था ये तो ethically एक बहुत ही sound चीज़ है, right। साथ ही में politically accommodate कर पाते थे even the people who were most marginalized, who were most deprived, जिनके पास इतनी sources नहीं थे कि वो जाके लड़ सकें, आंदोलनों में रोज़ रोज़ हिस्सा ले सकें, but उनको बता के कि नहीं, even a small something, even sitting on a protest, even going for a march is something that is a contribution। तो ज़रूरी नहीं आपने जाके काउंसिल का हिस्सा बनना है और फैंसी डिबेट्स में पार्ट लेना है, या फिर आपने रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट बनना है, राइट। एज एन ऑर्डिनरी हाउस होल्ड पर्सन ऑल्सो यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। साथ ही में गांधी जी की सबसे बड़ी बाइंडिंग फैक्टर जो थी कि चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप लोअर कास्ट हो, चाहे आप हायर कास्ट हो, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हो, यू आर इक्वली अ पार्ट ऑफ द स्ट्रगल फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस एज एनी अदर पर्सन, राइट। सो ये आइडियाज जो हैं are what made Gandhi so different, made Gandhi stand out so much, and these were all perpetuated by the ideas of ahimsa, of non-violence. Why? Because if you are respecting anyone and everyone regardless of caste, class and religion, sex, so on so forth, you understand that you're denying violence। किस तरह से हम बोलते हैं पेट्रियार्की इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। पेट्रियार्की इज अ फॉर्म ऑफ वायलेंस कैसे? बिकॉज आप एक जेंडर को उनकी इंडिविजुअलिटी डिनाई कर रहे हो, उनके राइट्स डिनाई कर रहे हो, उनकी एक एबिलिटी टू स्टैंड ऑन देयर ओन वो डिनाई कर रहे हो। कास्ट सिस्टम इज वायलेंट। वाई? बिकॉज इट्स एक्सप्लॉइटिंग द लोअर कास्ट, इट्स कॉन्डिसेंडिंग टूवर्ड्स देम, इट इज डिनाइंग देम बेसिक ह्यूमन राइट्स, इट इज डिनाइंग देम इक्वालिटी, इट इज डिनाइंग देम ट्रू फ्रीडम, राइट। तो ये कभी भी अगर ये चीज़ें जो है डिनाई होती हैं, ये क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वायलेंस। तो यहाँ पे तभी उन्होंने ये बोला था कि वायलेंस जो है फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, और इन सब के अगेंस्ट जो है गांधी जी बोलते हैं, इन सब के अगेंस्ट आपको क्या प्रीच करना है? अहिंसा का पाठ जो है वो प्रीच करना है।